बच्चों की तारीफ़ करें और उन्हें प्रोत्साहन दें। अपने बच्चों के सकारात्मक कामों के लिए लगातार उनकी प्रशंसा करें और उन्हें प्रोत्साहन दें, भले ही वे छोटी चीज़ें हो। उस काम की हमेशा तारीफ़ करें जिसे आप दोबारा देखना चाहते हो। प्रशंसा करके उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाएं। जब आपका बच्चा स्कूल से घर आए और उसके ग्रेड ए से लेकर डी तक के हों तो अच्छे ग्रेड के लिए अपने बच्चे की तारीफ़ करें और बधाई दें। फिर जिन क्षेत्रों में वह कमज़ोर है उनमें उसे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रशंसा आपके बच्चे की मनोवैज्ञानिक सेहत के लिए अमृत की तरह काम करती है। उसका व्यक्तित्व आपसे मिलने वाली प्रशंसा और प्रेम से विकसित होता है। जब आप अपने बच्चे की सफलताओं के लिए उसे प्रशंसा और प्रोत्साहन देते हैं तो आप उसे ज़्यादा बड़ी सफलता पाने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि उसे और भी ज़्यादा प्रशंसा और प्रोत्साहन मिल सके। प्रशंसा से बच्चे का आत्मसम्मान बढ़ता है। प्रशंसा से उसकी आत्म छवि बेहतर बनती है। प्रशंसा से वह खुद पर भरोसा करने लगता है और इससे उससे ज़्यादा बड़ी और बेहतर चीज़ें करने का आत्मविश्वास भी मिलता है। असुरक्षा पर बात हम करेंगे तो असुरक्षा क्या है। कभी भी अपने बच्चों की विनाशकारी आलोचना न करें। वे आपकी किसी भी तरह की आलोचना के प्रति बहुत ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। ये उनके दिल को चीर देती है। जब भी किसी कारण उनके जीवन के महत्वपूर्ण वयस्क उनकी आलोचना करते हैं तो वे भले ही ऊपर से प्रतिक्रिया न करें, लेकिन मन ही मन बुरी तरह आहत होते हैं, मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। विनाशकारी आलोचना ने इतने ज़्यादा व्यक्तियों को नष्ट किया है जितना इतिहास में अब तक हुए सारे युद्धों ने भी नहीं किया। वयस्क के रूप में हमारे अधिकांश व्यक्तित्व संबंधी समस्याएं मूलतः हमारे एक या दोनों अभिभावकों की विनाशकारी आलोचना की तरह से पैदा हुई है। जब हम अपने बच्चों की या बच्चे की आलोचना करते हैं तो उसे महसूस होता है कि उसे प्रेम नहीं किया जा रहा है, वह काबिल नहीं है और परिणाम स्वरूप वह असुरक्षित हो जाता है। बच्चा भीतर से बुरा महसूस करने लगता है, वह हताश और निराश महसूस करने लगता है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए उनकी आलोचना करते हैं। बहरहाल विनाशकारी आलोचना का दरअसल ये नतीजा होता है कि आपका बच्चा खुद को अकुशल मान बैठता है और उसकी आत्म अवधारणा कमज़ोर हो जाती है। आत्म अवधारणा कमज़ोर होने से उसकी कुशलता का स्तर भी उसी अनुपात में कम हो जाता है। किसी भी तरह की आलोचना से बच्चे का प्रदर्शन इतना ज़्यादा प्रभावित हो सकता है कि वह अक्सर उस गतिविधि से पूरी तरह बचने की कोशिश करे। फिर आपका बच्चा ज़्यादा अच्छा बनने के बजाय ज़्यादा बुरा बन जाता है। डोरोथी नोल्टी ने एक बहुत अच्छी सलाह दी थी जिसे हर माता पिता को याद रखना चाहिए। इससे बच्चे वह सीखते हैं जो वे जीते हैं। शीर्षक दिया गया है और ये इस तरह है। अगर बच्चा आलोचना के साथ जीता है तो वह निंदा करना सीख लेता है। अगर बच्चा शत्रुता के साथ जीता है तो वह लड़ना सीख लेता है। अगर बच्चा उपहास के साथ जीता है तो वह संकोच सीख लेता है। अगर बच्चा श्रम के साथ जीता है तो वह अपराध बोध सीख लेता है। अगर बच्चा सहिष्णुता के साथ जीता है तो वह धैर्य सीख लेता है। अगर बच्चा प्रोत्साहन के साथ जीता है तो वह आत्मविश्वास सीख लेता है। अगर बच्चा प्रशंसा के साथ जीता है तो वह महत्व देना सीख लेता है। अगर बच्चा निष्पक्षता के साथ जीता है तो वह न्याय करना सीख लेता है। अगर बच्चा सुरक्षा के साथ जीता है तो वह आस्था रखना सीख लेता है। अगर बच्चा सम्मान के साथ जीता है तो वह खुद को पसंद करना सीख लेता है। अगर बच्चा स्वीकृति और मित्रता के साथ जीता है तो वह दुनिया में प्रेम खोजना सीख लेता है। कभी कभी खुद से ये पूछना ज़रूर चाहिए कि महत्वपूर्ण क्या है। जबकि आपके सामने अपने बच्चे से संबंधित कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति हो तो आपको ये सवाल हमेशा पूछ लेना चाहिए कि यहाँ महत्वपूर्ण क्या है। और सही जवाब हमेशा ये होगा कि बच्चे को उच्च आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ पालना आपका सच्चा लक्ष्य और सच्ची भूमिका है। सही होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप बच्चे को अपनी उम्मीदों के हिसाब से चलने पर मजबूर करें। महत्वपूर्ण तो ये है कि आप उसे खुश, स्वस्थ और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में बड़ा बनाएं। अपने दिल की बात सुने। प्रेमपूर्ण अभिभावक के दिल की आवाज़ हमेशा हर पुस्तक या हर वीडियो या हर जगह से या हर विशेषज्ञ की सलाह से ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। अपने दिल की गहराई में आप हमेशा जान पाएंगे कि आपके बच्चे के लिए क्या सही है। और जब तक आपका हर निर्णय और व्यवहार प्रेम के मार्गदर्शन में होगा तब तक आपका हर काम सही होगा। उच्च सफल लोगों को कौन सी स्थितियाँ पैदा करती है, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। द अचीविंग सोसाइटी के लेखक हार्वर्ड के डॉक्टर डेविड मैकक्लेलैंड ने कई सालों तक लालन पालन के विषय पर शोध किया। वे ये पता लगाना चाहते थे कि लालन पालन शैलियाँ बच्चों में उपलब्धि की प्रेरणा को किस तरह प्रभावित करती है। उन्होंने पाया कि सफल व्यक्तियों को पैदा करने वाले परिवारों के दो मूलभूत लक्षण होते हैं। यहाँ सफल व्यक्तियों से आशय उन लड़के लड़कियों से था जो किशोरावस्था या युवा अवस्था की शुरुआत में उल्लेखनीय चीज़ें हासिल करने लगते हैं। पहला था प्रजातांत्रिक माहौल। सफल व्यक्तियों को पैदा करने वाले परिवार और लालन पालन शैली दोनों का ही पहला गुण प्रजातांत्रिक होना था। बच्चों की राय मांगी जाती थी और उनका सम्मान किया जाता था। बचपन से ही उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था कि वे पारिवारिक निर्णयों के बारे में अपनी राय बताएं। उनसे पूछा जाता था कि वे क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं। उनकी बातों पर गौर से विचार किया जाता था। बच्चों की राय हर मामले में मानी भले ही नहीं जाती थी, लेकिन उनके विचारों को महत्व दिया जाता था। पूरा परिवार साथ बैठकर मामलों पर बातचीत करता था और सहमति बनाता था। बहुत कम चीज़ें किसी बच्चे को इतना बेहतर महसूस कराती है जितना कि अपने माता पिता द्वारा बुद्धिमान, सोचने वाला व्यक्ति माना जाना। जब आप अपने बच्चों के साथ इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे वे महत्वपूर्ण और बुद्धिमान हो तो वे आपको हैरान कर देंगे कि वे सचमुच कितने स्मार्ट और ज्ञानी हैं। अक्सर हमारे डिनर टेबल पर जब मैं घर की या किसी भी प्रकार की कोई समस्या से जूझता रहता हूँ तो मैं उस अपने बच्चे से बात करता हूँ
और अपने घर वालों के सामने ही अपनी समस्या रखता हूँ तो बच्चों के मुँह में एकदम से सरस्वती विराजमान होती है और वह इतनी शानदार तरीके से उसका समाधान देते हैं मुझे कि एक पुरानी कहावत जो बहुत सच साबित होती है। बच्चे कई बार स्थिति को अपने माता पिता से ज़्यादा निष्पक्षता और स्पष्टता से देख सकते हैं। जब आप किसी स्थिति में अपने बच्चे की सलाह मांगते हैं तो हो सकता है कि आप मिलने वाले जवाब की गुणवत्ता पर हैरान रह जाएं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पूछते हैं। इससे बच्चे का आत्मसम्मान और व्यक्तिगत महत्व का एहसास बढ़ता है। अपने बच्चे से उसकी राय या सलाह मांगना इस बात का संकेत है कि आप उसका कितना ज़्यादा सम्मान करते हैं और इससे उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। बच्चों का होमवर्क और शिक्षा से संबंधित जो टॉपिक है उस पर मैं आपको बताऊंगा कि जो माता पिता उच्च सफलता पाने वाले युवाओं को पालते हैं, होमवर्क के बारे में उनके नज़रिए स्पष्ट होते हैं। वे होमवर्क और स्कूल में अच्छे प्रदर्शन के महत्व के बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि उनके बच्चे स्कूल वर्क को समय पर पूरा कर रहे हैं। हर शोध में बच्चों के स्कूल में ऊंची सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माता पिता का नजरिया रहता है। जब माता पिता बच्चे की शिक्षा में सक्रियता और सकारात्मकता में सहभागी होते हैं तो सफलता की संभावना ज़्यादा होती है। उत्कृष्ट स्कूल वर्क को तय करने वाला एक तत्व ये भी है कि होमवर्क कहाँ और कब किया जाता है। ऊंची सफलता पाने वाले युवक युवतियाँ जिन घरों से आते हैं वहाँ होमवर्क पारिवारिक डिनर टेबल पर डिनर के बाद या पहले किया जाता है। होमवर्क करते समय टीवी बंद रहता है और माता पिता मौजूद रहते हैं। अगर ज़रूरत होती है तो माता पिता बच्चों के साथ होमवर्क में स्वेच्छा से मदद करते हैं और उनके असाइनमेंट की जानकारी रखते हैं। दूसरी तरफ कम सफलता पाने वाले युवक युवतियाँ ऐसे घरों से आते हैं जिनमें माता पिता या तो बच्चों के होमवर्क में जरा भी रुचि नहीं लेते या फिर इसके लिए उन्हें उनके कमरे में भेज देते हैं। जब बच्चों को उनका होमवर्क करने के लिए उनके कमरों में भेज दिया जाता है तो उन्हें यह संदेश मिलता है कि होमवर्क और स्कूल का काम महत्वपूर्ण नहीं है। जो बच्चे 10 साल की उम्र तक अपना होमवर्क पूरा करना नहीं सीखते हैं वे बाद के शैक्षणिक कैरियर में अच्छा स्कूली काम करने में शायद ही कभी समर्थ हो पाते हों। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्कूल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें तो आपको उनकी शिक्षा के हर दौर में पूरी तरह शामिल होना होगा। जैसा मैंने पहले भी कहा है, ज़िंदगी ध्यान का अध्ययन है। आप हमेशा उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। जब आप अपने बच्चे के स्कूली काम और स्कूली गतिविधियों पर करीबी ध्यान देते हैं तो वह उन गतिविधियों को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगता है। अगर आप उसके होमवर्क और स्कूली काम को नज़रअंदाज करते हैं तो बच्चे को संदेश मिलता है कि ये चीज़ें महत्वहीन है और वह भी उन्हें नज़रअंदाज करने लगता है। तो निश्चित रूप से आपको अपने बच्चे के करियर को अगर बनाना है, शिक्षा के क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि वो हमेशा फर्स्ट आए, उसके अच्छी A ग्रेड आए, तो निश्चित रूप से आपको उसके स्कूल जाने से लेकर स्कूल आने तक और घर की जो उसका जो रहने का टाइम है उस टाइम पर पूरा जो है आप उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा क्या कर रहा है और किस प्रकार से कर रहा है। अगर आप थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं तो बच्चा पॉजिटिव होगा और निश्चित रूप से आपके जो मानदंड है उस पर खरा उतरेगा। अंत में एक संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात यह थी कि लालन पालन की प्राथमिक भूमिका उच्च आत्मसम्मान और आत्मविश्वास वाले बच्चे पालना है। इससे वे वयस्कों के रूप में खुशी और उपलब्धि के लिए तैयार होंगे। बच्चों को अपने माता पिता के बिना शर्त के प्रेम, प्रशंसा और स्वीकृति सतत प्रवाह की ज़रूरत होती है। ये स्वस्थ विकास के लिए उनकी प्रमुख ज़रूरत है। अगर उन्हें नहीं मिलता है तो वे ज़िंदगी भर इसकी तलाश में भटकते रहेंगे। तीसरी बात यह है कि अपने बच्चों को रोज़ाना बताएं कि आप उनसे प्रेम करते हैं, शब्दों से भी और कर्मों से भी। उनकी तरफ प्यार से देखें और स्नेह से शारीरिक संपर्क करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। उनके साथ काफ़ी समय बिताएं, उन्हें घुमाने ले जाएं, फिल्म दिखाने ले जाएं, ट्रिप्स पे ले जाएं और लंच या डिनर पर भी ले जाएं। जब आप अपने बच्चों के साथ बहुत से समय का निवेश करते हैं तो उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि आप उससे कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं। उसके सामने इसे अभिव्यक्त करने का इससे ज़्यादा असरदार तरीका और कोई नहीं है। चौथी बात, अपने बच्चों की शिक्षा और होमवर्क में शामिल होकर उनके लिए ज़्यादा उपलब्धि का माहौल बनाएं और उनसे सकारात्मक अपेक्षाएं रखें कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। उन्हें बताएं कि आपको उन पर भरोसा है, उनकी राय को महत्व दें और उन्हें पारिवारिक जीवन के बारे में अपने विचार तथा भावनाएं बताने के लिए प्रोत्साहित करें। उनके साथ सम्मान से पेश आएंगे तो वे भी अपना सम्मान करने लगेंगे। पाँचवीं बात, याद रखें कि आप अपने बच्चे के मूलभूत रोल मॉडल हैं। जाने अनजाने आपका बच्चा ज़िंदगी भर आप जैसा बनने की कोशिश करेगा और बाकी लोगों के साथ उसी तरह पेश आएगा जिस तरह आप उससे पेश आए थे। अगर आप अपने बच्चे के साथ दयालुता, धैर्य, प्रेम, सम्मान और सहिष्णुता से पेश आते हैं तो वह भी बड़ा होकर पूरी तरह कार्यकारी, आत्मवास्तविकीकरण वाला इंसान बनेगा। आप इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते और आपको इससे कम से संतुष्ट भी नहीं होना चाहिए। कर्म अभ्यास कैसे करना है? खुद से ये पूछें कि अगर आप अपने बच्चे की जगह होते तो आपको कैसा लगता। खुद को अपने बच्चे की स्थिति में रखें और फिर अभिभावक के रूप में अपना मूल्यांकन करें। आपकी शक्तियाँ और कमजोरियाँ क्या है, आप कौन सी चीज़ें अच्छी तरह करते हैं और कौन सी चीज़ों में गड़बड़ कर देते हैं। आपके द्वारा की जाने वाली किन चीज़ों से बच्चों में आपकी उम्मीदों से कम आत्मसम्मान विकसित हो रहा है। बेहतर और ज़्यादा प्रेमपूर्ण अभिभावक बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अपने बच्चे के पास जाकर उससे पूछें कि आपको बेहतर आत्मविश्वास बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। पूछें कि क्या उससे आपकी कोई चीज़ से बुरी लग रही है या कोई चीज़ ख़राब लग रही है, तो उसके जवाबों और बातों को ध्यान से सुनें, बीच में बात न काटें, स्पष्ट न करें या रक्षात्मक दलील न दें।
जवाब देने से पहले ठहरें, ये कहकर ज़्यादा स्पष्टता से पूछें तुम्हारा क्या मतलब है, या मिसाल के तौर पर कोई उदाहरण देकर बताइए। अपने शब्दों में उसकी बात दोहराएं। अंत में ये वादा करें कि आप उसकी बातों के आधार पर कदम उठाएंगे और कुछ करेंगे। कर्म के बिना शब्द विश्वसनीय नहीं होते। अगर आप ठान लें तो उत्कृष्ट अभिभावक बन सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को देख करके जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना शायद आप पहले नहीं सीखे होंगे। और इस वीडियो पर अगर आप अमल करोगे तो आपके बच्चे आपको कभी निराश नहीं करेंगे। आपके बच्चों से आप जो ज़्यादा चाहते हो या जो आप अपेक्षाएं करते हो वो अपेक्षाएं 101% आपके बच्चे पूरी करेंगे। मगर आपको उनके लिए रोल मॉडल बनना है। आपको ये दिखाना है कि मैं एक आदर्श हूँ, और जो आदर्श अगर बच्चा आपको मानता है, आपको अगर बच्चा आदर्श मानने लग जाएगा तो निश्चित रूप से बच्चा जो है आपकी तरह डेवलप होगा। और आप में यदि किसी प्रकार की कमियां रहेगी, जैसे नशा पता की या लड़ाई झगड़े की या किसी की आलोचना करने की, तो बच्चे में वो गुण स्वतः ही देर सवेर अपने आप पनप जाएंगे। उसमें आपको जो है अलग से पनपाने के लिए कोई पेड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्वतः ही धीरे धीरे अपने आप हो जाते हैं। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। दूसरा जो बिंदु है वो है सकारात्मक अपेक्षाएं। बेहद सफल व्यक्तियों को पालने वाले माता पिता का दूसरा गुण है सकारात्मक अपेक्षाएं। ऊंची सफलता पाने वाले युवक युवतियां ऐसे परिवारों में पले थे जिनमें उनके माता पिता उन्हें लगातार बताते रहते थे कि वे उनमें कितना ज़्यादा यकीन करते हैं और उन्हें कितना ज़्यादा विश्वास है कि वे अच्छे काम करेंगे और ज़िंदगी में महान चीज़ें हासिल करेंगे। जब आप अपने बच्चे से कहते हैं तुम ये काम कर सकते हो या मुझे तुम पर भरोसा है, तो आप उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वह खुद पर यकीन करे। आप अपने बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं कि वह आपके प्रोत्साहन के शब्दों की अनुपस्थिति में जितनी कोशिश करता उसे ज़्यादा करे। जिन बच्चों से बचपन में सकारात्मक अपेक्षाएं की जाती है वे चाहे जिस क्षेत्र में कोशिश करें बेहतर परिणाम हासिल करते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखने की है कि सकारात्मक अपेक्षाओं और मांगों में फ़र्क होता है। कई माता पिता सोचते हैं कि वे सकारात्मक अपेक्षाएं व्यक्त कर रहे हैं, जबकि दरअसल वे बस मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चे एक खास मानदंड पर प्रदर्शन करें। मांग हमेशा सशर्त प्रेम से संबंधित होती है, इस विचार से कि अगर बच्चा अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं करता तो अभिभावक का प्रेम और समर्थन कम हो जाएगा। अपने बच्चों को ये बताना महत्वपूर्ण है कि चाहे वे कितना ही अच्छा या बुरा प्रदर्शन करें, आप उनसे पूरी तरह और बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। अगर बच्चा महसूस करता है कि उसके खराब प्रदर्शन से आपका प्रेम कम हो जाएगा तो वह घबरा जाएगा और असुरक्षित महसूस करेगा। इसके बाद भले ही वह अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन इससे कोई खुशी नहीं मिलेगी और अपनी सफलता से कोई स्थायी संतुष्टि भी तक भी नहीं मिलेगी। बच्चों का होमवर्क और शिक्षा किस प्रकार से की जाए। जो माता पिता उच्च सफलता पाने वाले युवाओं को पालते हैं, होमवर्क के बारे में उनके नज़रिए स्पष्ट होते हैं। वे होमवर्क और स्कूल में अच्छे प्रदर्शन के महत्व के बारे में बहुत स्पष्ट होते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि उनके बच्चे स्कूल वर्क को समय पर पूरा कर लें। हर शोध में बच्चों की स्कूल में ऊंची सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माता पिता का नजरिया रहा है। जब माता पिता बच्चे की शिक्षा में सक्रियता और सकारात्मकता में सहभागी बनते हैं या होते हैं तो सफलता की संभावना ज़्यादा होती है। उत्कृष्ट स्कूल वर्क को तय करने वाला एक तत्व यह है कि होमवर्क आप अपने बच्चे का आत्मसम्मान कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए बताऊंगा। बशर्ते आप उसे बचपन में ये कहना सिखा दें कि मैं खुद को पसंद करता हूँ। मैं अपने बच्चों से आईने के सामने खड़े होकर ये दोहराने को कहता हूँ कि मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ। ये शब्द जो है, ये शब्द समूचे आप बार बार बोलिए। जो बच्चे आत्मसम्मान का स्तर बनाना और फिर उसे कायम रखना सीख लेते हैं, उनमें बाकी बच्चों से बेहतर आत्म अवधारणा होती है। उच्च सकारात्मक आत्म अवधारणाओं वाले बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। वे गुंडागर्दी में शामिल नहीं होते हैं या मुश्किल में नहीं पड़ते हैं। वे अपने शरीर के साथ विनाशकारी हरकतें नहीं करते। वे अपने साथियों के नकारात्मक प्रभावों का प्रतिरोध करने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। उनका चरित्र ज़्यादा सशक्त होता है। ऊंची आत्म अवधारणाओं, ऊंचे आत्मसम्मान वाले बच्चे अपनी सोच में आत्मनिर्भर होते हैं। इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वे खुद सोचेंगे और खुद को सफलता, उपलब्धि और व्यक्तिगत संतुष्टि की दिशा में ले जाएंगे। वे अपनी कमियों की भरपाई करने के बजाय अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने पर ज़्यादा एकाग्र होते हैं। जब आपका बच्चा अपने बारे में ज़बरदस्त महसूस करता है तो उसमें उन चीज़ों के बारे में बेहतर विवेक विकसित हो जाता है जो उसके लिए दीर्घकाल में अच्छी है। वह संतुष्टि में विलंब करने की योग्यता विकसित कर लेता है ताकि भविष्य में उसे ज़्यादा बड़े पुरस्कारों का आनंद मिल सके और अच्छी मिसाल उनके सामने पेश करें। अगर आप खुश, स्वस्थ, आत्मविश्वासी बच्चे पालना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी मिसाल पेश करने की ज़रूरत है। आपको उस तरह का रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है जैसा आप उन्हें बनाना चाहते हैं। बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में काफ़ी हद तक अनुकरण से सीखते हैं। वे आपको देखकर और आपकी बातें सुनकर सीखते हैं। वे आपके शब्दों और व्यवहार की नकल करके सीखते हैं। जब आप अभिभावक बन जाते हैं और खुद को रोल मॉडल के रूप में पेश करते हैं तो आपके पास अपनी मनचाही चीज़ करने तथा कहने की विलासिता नहीं होती। तब आपको अपने व्यवहार के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक रहना होगा और इस बारे में भी कि इसका आपके बच्चों पर क्या असर पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे स्वस्थ और अच्छी आदतों के साथ बड़े हों तो आपको सही भोजन करके और अपने घर में सही भोजन उपलब्ध कराकर मिसाल पेश करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे शराब, धूम्रपान और दूसरी नशीली आदतों से दूर रहें तो आपको इन क्षेत्रों में मिसाल पेश करने की ज़रूरत होगी। अगर आप चाहते हैं
कि आपके बच्चे टीवी देखने के बजाय पढ़ने में ज़्यादा समय बिताएं, तो आपको हर अवसर पर पढ़ने की मिसाल पेश करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे धैर्य, शांति, संयम और आत्मनियंत्रण विकसित करें, तो आपको इन गुणों का मॉडल बनने की ज़रूरत है। सबसे मुश्किल परिस्थितियों के अंदर भी आपको इसका मॉडल बनने की ज़रूरत है। बच्चे हमेशा अपने माता पिता की तरफ देखते हैं ताकि ये भांप सकें कि कैसे व्यवहार करना है। अगर आप अच्छे रोल मॉडल हैं तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। शायद अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने की दिशा में किया गया ये आपका सबसे बेहतरीन काम हो सकता है। और साथ ही आपको अपने जीवन साथी से भी प्रेम करना चाहिए। शायद कोई व्यक्ति अपने बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा काम कर सकता है वह है उनकी माँ से प्रेम करना, और शायद कोई माँ अपने बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा काम कर सकती है वह है उनके पिता से प्रेम करना। बच्चे प्रेम के बारे में अपने परिवार से सीखते हैं, जिससे प्रेम खुलकर अभिव्यक्त होता है और बांटा जाता है। वे अपने माता पिता का आपसी प्रेम देखकर सीखते हैं कि प्रेम पूर्ण वयस्क कैसे बनना है। हो सकता है आपको ऐसे माता पिता ने पाला हो जो इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में जागरूक न रहे हों। हो सकता है उन्होंने आपके मामले में कई गलतफहमियां की हो, खासकर विनाशकारी आलोचना की हो। हो सकता है उन्होंने आपको वह प्रेम और स्नेह न दिया हो जिसकी आपको ज़रूरत थी। आप आदतों के गुलाम हैं। माता पिता के रूप में आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अपने बच्चों के साथ भी वही चीज़ें करने की होती है जो आपके साथ की गई थी। आप वही गलतियाँ करते हैं, आप वही चोट पहुंचाने वाले काम करते हैं और फिर इसके बारे में बुरा महसूस करते हैं। लेकिन सुधार करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। अगर आप अपने बेटे या बेटी की विनाशकारी आलोचना करने की आदत में फंस गए हैं तो आप इसी वक्त स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं ताकि आपके बच्चे का आत्मसम्मान दोबारा लौट सके। और इसको कैसे वापस लेना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। अपने बच्चों के साथ बैठें, फिर एक गहरी सांस लें और उनसे तमाम विनाशकारी आलोचना या शारीरिक दंड के लिए क्षमा मांगें जिसका इस्तेमाल आपने उन पर कभी किया है। उन्हें बताएं कि आपको हर उस चीज़ के लिए अफसोस है जो आपने उन्हें चोट पहुंचाने के लिए कही या की है। आपको हर उस बात के लिए अफसोस है जिससे आपने उन्हें किसी तरह उनके बारे में बुरा महसूस कराया है। हर उम्र के बच्चों को एक बड़ी शिकायत ये रहती है कि उनके माता पिता अपनी की हुई गलतियों या चोट पहुंचाने वाले कामों अथवा बातों के लिए कभी माफ़ नहीं करते। मुझे अफसोस है या मैं माफ़ी मांगता हूँ। बच्चे निष्पक्षता और न्याय के प्रति भेद संवेदनशील होते हैं। वे उस वक्त नाराज़ और आहत महसूस करते हैं जब उन्हें भान होता है कि उनके साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया गया है या उन पर बेवजह आरोप लगाया गया है। अगर मामले को सुलझाया न जाए तो यह गुस्सा बरसों तक जारी रह सकता है। अपने बच्चों से क्षमा मांगने का आपका उद्देश्य अपराध बोध पैदा करने वाली हर उस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करना है जो आपने कभी की या कही है। जब आप क्षमा मांगते हैं तो आप बच्चे के सामने ये जाहिर करते हैं कि आप भी इंसान हैं, आप आदर्श नहीं है। आप उसे दिखाते हैं कि आप में अपनी गलती मानने का चारित्रिक बल और साहस है। कई माता पिता अपने बच्चों से क्षमा मांगने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि इसके बाद उनके बच्चे उनका सम्मान नहीं करेंगे। वे महसूस करते हैं कि उन्हें निर्दोष छवि प्रस्तुत करने की ज़रूरत है, वरना बच्चे उनका फ़ायदा उठा लेंगे। वे डरते हैं कि क्षमा मांगना कमजोरी की निशानी है। उनके अहम इतने नाजुक होते हैं कि वे इसके बारे में विचार भी नहीं करना चाहते। बहरहाल सच इसका विपरीत होता है। जब आप अपने बच्चों से क्षमा मांगते हो तो आपके प्रति उसका प्रेम और सम्मान बढ़ जाता है। आप इस बात की संभावना बढ़ा लेते हैं कि आपका बच्चा भविष्य में आपके साथ सहयोग करेगा। जब आप गलती के बावजूद क्षमा नहीं मांगते तो इससे आपका बच्चा नाराज़ और द्वेषपूर्ण बन जाता है। उसकी नज़रों में आपका महत्व घट जाता है। जब आप अपने बच्चे से क्षमा मांगते हैं तो आप अपराध बोध, नकारात्मकता और नाकाबिलियत का वो बोझ हटा लेते हैं जो अतीत की विनाशकारी आलोचना के कारण उसकी पीठ पर लद गया था। क्षमा मांगकर और अपने व्यवहार के लिए खुद को दोषी मानकर आप अपने बच्चे को मुक्त कर देते हैं। क्षमा मांगने या मैंने जो किया है और कहा है उसके लिए मुझे अफसोस है कहने के परिणाम तत्काल और आश्चर्यजनक हो सकते हैं। कई अभिभावकों ने अपने बच्चों में रातों रात बदलाव देखा जब उन्होंने उनके पास बैठकर यह कहा कि मुझे हर उस चीज़ के लिए अफसोस है जो मैंने तुम्हें किसी तरह से चोट पहुंचाने के लिए कभी कही थी या की है। कई बच्चे अपने माता पिता से महीनों या वर्षों तक अलग रहने या अलग से पहुँचने बाहर थे। उनके माता पिता से तत्काल सुलह हो गई तो अभिभावक जो हैं वो इसकी जिम्मेदारी लें और स्वीकार करने और क्षमा मांगने का साहस और चारित्रिक बल उन बच्चों में ला देते हैं। क्षमा मांगने के बाद वादा करें कि दोबारा कभी विनाशकारी आलोचना नहीं करेंगे। अपने बच्चों से कहें कि अगर आप उसी दिशा में फिसलें तो वे आपको ये बात याद दिला दें। उसके बाद जब भी आप अपना वादा भूलें, जब भी आप गुस्से में कोई बात कहें तो तत्काल उसे वापस लें और कहें मुझे अफसोस है। बच्चे बहुत लचीले होते हैं। वे अपने माता पिता का प्रेम और सम्मान इतना ज़्यादा चाहते हैं कि वे हमेशा क्षमा कर देंगे और भूल जाएंगे। एक बार जब आप बच्चे से क्षमा मांग लेते हैं और बच्चा क्षमा कर देता है तो स्लेट साफ हो जाती है। बच्चा उतना ही आज़ाद महसूस करता है जिस तरह जेल से छूटने वाला कैदी, और आप भी आज़ाद हो जाते हैं। जब आप अपने बच्चों से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि आपको अफसोस है तो आप उन्हें अपनी गलतियाँ स्वीकार करने की अनुमति भी देते हैं। उन्हें अपनी गलतियों को छिपाने और खुद की रक्षा करने में बहुत सारी भावनात्मक ऊर्जा का निवेश करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा अधिकांश वैसे करते हैं। जब आप जाहिर करते हैं कि आप में अपनी गलतियां मानने का साहस और चारित्रिक बल है तो आप एक मिसाल पेश करते हैं जो आपके बच्चों में साहस और चारित्रिक बल पैदा करती है।
तब उन्हें एहसास हो जाता है कि स्वीकृति पाने के लिए उन्हें आदर्श होने की ज़रूरत नहीं है, वे वैसे जैसे हैं उसी रूप में मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। आपका सबसे स्थायी संबंध अपने बच्चों के साथ होता है। यह संबंध आपके ज़िंदा रहने तक चलता है। अगर आप अपने बच्चों के साथ प्रेम, धैर्य और समझ के साथ व्यवहार करेंगे तो आप ज़िंदगी भर पुरस्कारों की फसल काटेंगे।